हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी एकेडमी विद डॉक्टर चंदा में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड छायावाद के बारे में। दोस्तों, छायावाद की अगर हम समय सीमा की बात करें तो 1918 से 1936 का जो कालखंड है वो छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद जो है द्विवेदी युग के बाद द्विवेदी युग की तीव्रतात्मकता अनुशासनबद्धता की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ एक आंदोलन था। छायावाद अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंदोलन भरकर उभरा था। इस युग में छायावादी काव्य में सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें व्यक्ति स्वातंत्र्य चेतना का जो बहुत बड़ा एक आधुनिक मूल्य था वो बहुत उभर कर आता है। छायावाद कुछ अर्थों में आंशिक रूप से पश्चिम के रोमांटिसिज्म से भी प्रभावित था। इसमें कुछ रहस्यवादी तत्व और आत्मनिष्ठ शैली भी देखी गई। छायावाद के अगर हम प्रमुख कवियों की बात करें तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा इस युग के प्रमुख चार स्तंभ थे। बात करें तो छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मत थे। इस कारण छायावाद को अभी तक एक निश्चित परिभाषा में नहीं बांधा जा सका है, किंतु छायावाद के जो प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे हैं वो इसकी कुछ विशेषताओं को परिलक्षित करके छायावाद को परिभाषित करते हैं, जैसे कि वैयक्तिक चेतना, स्वतंत्र चेतना, प्रकृति की अनुभूति, स्वदेशी जागरण, इस तरह की विशेषताएं मुकुटधर पांडे बताते हैं जी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद को एक विशिष्ट शैली के रूप में देखते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी का कथन है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभव है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र छायावाद के प्रति एक परिभाषा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो वहीं रामकुमार वर्मा छायावाद के विषय में कहते हैं कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा छायावाद के बारे में कहती है कि छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। वहीं डॉक्टर नामवर सिंह अपनी पुस्तक, एक महत्वपूर्ण पुस्तक छायावाद में लिखते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो अपने समय में पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता था और उससे निकलने के लिए बाहर उन रूढ़ियों से मुक्त होने का प्रयास कर रहा था। प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने छायावाद के विषय में अपनी अपनी परिभाषाएं दी। अब हम बात करते हैं छायावादी कवियों के बारे में। दोस्तों, छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में अगर हम बात करें तो छायावाद के प्रमुख चार स्तंभ कवि माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले थे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। दूसरे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे थे सुमित्रा नंदन पंत और चौथी थी महादेवी वर्मा। दोस्तों, छायावाद की जो विकास था या छायावाद जिस कारण छायावाद बना, उसे छायावाद बनाने में जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी रचना झरना मानी जाती है और झरना से ही छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो आंसू 1925 में उनकी रचना आती है। आंसू, झरना, लहर, कामायनी इनकी प्रमुख छायावादी रचनाएं थी, जिसमें कामायनी को छायावाद का महाकाव्य की उपाधि दी गई। कामायनी एक महत्वपूर्ण कृति थी और कामायनी की रचना के बाद से ही छायावाद का अंत भी माना गया। दूसरे महत्वपूर्ण रचनाकार थे हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक प्रमुख छायावादी रचनाकार रहे। उनकी प्रमुख रचनाओं में अनामिका बहुत महत्वपूर्ण रही। इसके अतिरिक्त अनामिका, परिमल, गीतिका, आराधना, गुंजन, गीतिका इनकी प्रमुख छायावादी रचनाएं रही। छाया और निराला के व्यक्तित्व और साहित्य की एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी थी कि निराला छायावादी होने के साथ साथ उत्तरार्ध में प्रगतिवादी काव्य आंदोलन में भी सम्मिलित हो जाते हैं और उनकी रचनाओं में हमें प्रगतिवादी स्वर भी दिखाई देता है। हमारे तीसरे महत्वपूर्ण रचनाकार थे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रमुखता प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति का जैसा मनोरम और मनोहारी चित्रण किया
वैसे किसी अन्य कवि ने नहीं किया। इसका एक कारण यह भी था कि सुमित्रा नंदन पंत स्वयं कुमायूं क्षेत्र से थे और वह प्रकृति प्रकृति के बीच में ही पले बढ़े थे, और प्रकृति का एक विशाल अनगढ़ सौंदर्य जो वातावरण उन्हें बचपन से मिला था, उसका हमें प्रभाव उनकी रचनाओं पर देखने को मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं थी छायावादी रचनाएं, ग्रंथि, पल्लव, वीणा और गुंजन। इसी प्रकार महादेवी वर्मा छायावाद में एकमात्र अकेली कवयित्री थी जिनकी रचनाओं की जो उत्कृष्टता थी वो अपने आप में रहस्यवादी शैली को लिए हुए थी। उनकी प्रमुख रचनाएं थी निहार, रिश्मी, निर्जा, सांदे गीत और यामा। इनकी कई कविताओं के संकलन को कहा गया था। दोस्तों, छायावाद की अगर हम प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो यह युग अपने आप में नवीन प्रवृत्तियों और विशेषताओं को लिए हुए था। छायावाद की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी वो थी स्वातंत्र्य चेतना की प्रवृत्ति। स्वातंत्र्य चेतना इस तरह था कि पहली बात तो ये थी कि इस समय जो भारत में जो स्थितियां थी वो उपनिवेश काल की स्थितियां थी। अंग्रेजों द्वारा भारत जो है आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, अंग्रेजों की गुलामी से भारत पीड़ित था। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर राजनीतिक स्वातंत्र्य चेतना की बात हो रही थी, किंतु छायावाद ये राजनीतिक स्वातंत्र्य चेतना के जो मूल्य थे वो हमें भारतेंदु और द्विवेदी युग में भी दिखते हैं। लेकिन छायावाद में सबसे खास बात ये होती है कि छायावाद में व्यक्ति स्वातंत्र्य की चेतना भी जन्म लेती है। यह केवल राजनीतिक नहीं वरन मूल्यों, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वातंत्र्य चेतना से भी जुड़ी हुई थी। इस स्वातंत्र्य चेतना का जो अर्थ था, यह स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से और समाज से भी थी। इस स्वातंत्र्य चेतना में कुछ नया रचने और कुछ जो पुराना है उसे तोड़ने का भाव दिखाई देता है। जैसे कि निराला अपनी एक कविता में कहते हैं, तोड़ो 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 कारा, निकले फिर गंगा जल धारा। यानी कि कुछ पुराना टूटेगा तभी कुछ नया रचा जाएगा। दूसरी प्रवृत्ति थी हमारे छायावाद की वैयक्तिक चेतना। यह भी स्वातंत्र्य चेतना की ही से ही जुड़ी हुई एक वैयक्तिक चेतना की प्रवृत्ति थी। जिस तरह से भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में समूह की बात कही जा रही थी, जैसे भारतेंदु कहते हैं कि रोबहु आवहु मिलहु सब भारत भाई, इसी तरह द्विवेदी युग में जिस तरह द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि हम कौन थे क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। तो द्विवेदी और भारतेंदु युग में हम यानी समूह की बात हो रही थी। लेकिन छायावाद में स्थितियां आकर बदल जाती हैं और वैयक्तिक चेतना प्रधान हो जाती है। कवि अपनी भावनाओं की, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। जैसे कि निराला लिखते हैं कि मैंने मैं की शैली अपनाई, देखा एक निज भाई। वैयक्तिक शैली में महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो इस तरह की जो वैयक्तिक चेतना की जो बातें थी वो छायावाद में हमें देखने को मिलती हैं। जयशंकर प्रसाद अपनी रचनाओं में लिखते हैं कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने को आई। यानी कि जो बातें कही जा रही हैं वो अपने जीवन की बातें कही जा रही हैं, अपने सुख दुख की बातें कही जा रही हैं। छायावाद की एक तीसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति हम देखते हैं वो थी अनुभूति की प्रतिष्ठा। यानी कि इस युग में अनुभूति जो जिस इससे पहले के पूर्व के कालों में अनुभूति को इतनी प्रतिष्ठा नहीं दी गई थी जितनी छायावाद में दी जाती। जैसे कि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। इस तरह की भी बात वो कर रहे हैं, जो उन्हें अनुभूति हो रही है उसको वो लिख रहे हैं। हमारी चौथी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी वो थी सौंदर्य चेतना की प्रवृत्ति। छायावादी काव्य को यदि हम सौंदर्यवादी काव्य कहें तो इसमें गलत नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सौंदर्य की एक उदात्त अभिव्यक्ति हम उन अन्य सभी कवियों की रचनाओं में देखते हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदर। इसी तरह
सुमित्रा नंदन पंत लिखते हैं कि उसके छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। कि किसी के छूने में कोई प्राण कैसे हो सकता है, गंगा के समान। जिस तरह गंगा का स्नान व्यक्ति को पवित्र कर देता है, किसी की छुअन व्यक्ति को कितना पवित्र कर सकती है, ये सुमित्रा नंदन पंत लिखते हैं। सौंदर्य चेतना के अतिरिक्त इस काव्य में जीवन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद अपने महाकाव्य कामायनी में कहते हैं कि औरों को हंसते देखो, मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। और छायावाद की एक अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो वो थी राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति। राष्ट्रीय जागरण इस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति इसलिए भी था कि लगभग जितने भी ये हमारे छायावादी कवि थे, वो किसी न किसी पत्रिका से जुड़े हुए थे, पत्रिकाओं का संपादन कर रहे थे और अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से वो राष्ट्रीय जागरण की एक अभिव्यक्ति को और अधिक विस्तारित कर रहे थे। इसके अतिरिक्त उनके काव्य में भी हमें वैयक्तिक चेतना के अतिरिक्त और स्वतंत्र चेतना के अतिरिक्त हमें राष्ट्रीय जागरण के स्वर दिखाई देते हैं। जैसे कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे नभ की दीपावली तुम कुछ समय को छुप जाना, मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। यहाँ प्रियतम महादेवी वर्मा के वो हैं जो क्रांतिकारी हैं, जो कि रात के अंधेरे में इधर क्या कहते हैं समूह और संगठन में बैठकर योजनाएं बना रहे हैं। तो महादेवी वर्मा का प्रियतम भी वही है जो राष्ट्रीय चेतना के लिए संघर्ष कर रहा है। ये एक प्रतीक है जो उनके प्रियतम है जो अंधेरे में आ रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय जितनी भी राष्ट्रीय क्या कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से जुड़ी गतिविधियां थी उन पर रोक लगा रखी थी। छायावाद युग की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्ति प्रकृति चित्रण रही। यदि हम छायावाद और प्रकृति चित्रण को एक ही सिक्के के दो पहलू कहें तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि यदि छायावाद में से प्रकृति चित्रण निकाल दिया जाए तो छायावाद छायावाद रहेगा ही नहीं, क्योंकि इस युग में प्रकृति का जितने रूपों में चित्रण हुआ उतना अन्य किसी साहित्य में नहीं हुआ था। छायावाद युग में प्रकृति मानवीकरण रूप में आती है, आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण होता है, उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण होता है। कवि अपनी भावनाओं की या अपनी मनोदशाओं की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रकृति का ही सहारा लेता है। जैसे कि निराला लिखते हैं कि मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे। कि संध्या का इससे पूर्व परी जैसा चित्रण किसी कथाकार ने नहीं सोचा था। इसी प्रकार छायावादी युग में प्रतीक शैली में प्रतीक के रूप में भी प्रकृति से ही प्रतीक लिए गए, जैसे कि निर्झर यानी कि झरना जो गतिमान है, पक्षी यानी कि जो उन्मुक्त गगन में उड़ता हो, और तीसरा था बादल, बादल अपने आप में आसमान में विचरणशील है। इस प्रकार प्रकृति से ही इन्होंने उपादान भी ग्रहण किए और लगभग इन तीनों उपादानों का सभी कवियों ने छायावादी कवियों ने प्रयोग किया। इस प्रकार शिल्प के स्तर पर भी छायावाद में अपनी एक विशेषताएं रही। काव्य रूप, बिंब, प्रतीक, शैली, रहस्यवादिता ऐसी बहुत, और भाषा, एक तत्सम शब्दावली वाली लाक्षणिक प्यारी भाषा का भी हम छायावाद में प्रयोग देखते हैं। तो ये थी दोस्तों छायावाद के विषय में आज का व्याख्यान कैसा लगा है आप बताइएगा जरूर कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।